हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं 2024 का सेट नंबर 5। तो आइए देखते हैं कि सेट नंबर 5 में कैसे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि परिमेय संख्या होगी। ये चार ऑप्शन है और परिमेय संख्या होगी, मतलब परिमेय संख्या कौन होगी। तो परिमेय संख्या क्या होती है पहले समझिए कि ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि शून्य नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि इस पे ये चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या इसको फॉलो कर रही है। तो ये देख रहे हैं कि ये क्या है, √2 है। अब √2 को अगर हम देखें तो इसको √2/1 अगर लिखेंगे तो √2 क्या होगी, ये परिमेय नहीं होगी। अरे ये इंटीजर नहीं होगी, ये क्या है, ये जो संख्या है ये बिलोंग्स टू इंटीजर अगर करें तो ये नहीं बिलोंग कर रही है। और ये वाली क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है इंटीजर के। तो ये तो फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक वही हाल इसका भी होगा, ये भी बाहर नहीं निकल पा रहा है रूट से, तो ये क्या है, इंटीजर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा कि √9 जो होता है वो क्या होता है, 3 × 3 होता है, यानी कि ये 3 बाहर हो गया, 3/1। अब ये देखेंगे तो ये भी इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है, मतलब ये फॉलो कर गया। और 1 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये पूरा फॉलो कर जा रहा है कि ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो यही सही हो जाएगा। और √7 यहाँ देख रहे हैं कि √7 भी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये भी क्या होगा कि इंटीजर नहीं होगा, इस वजह से ये भी परिमेय नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही था, वो था सी। अगर आपको इसको समझना है तो ऐसे समझिए कि जो संख्याएं रूट में रह जाती हैं वो अपरिमेय है, और जो रूट से बाहर निकल जाती है वो क्या है, परिमेय है। तो रूट से बाहर यहाँ 9 निकला, इसलिए क्या है, परिमेय हो गया। अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल है हमारी कि द्विघात समीकरण इतना कि ग्राफ का आकार क्या होता है। तो ये सिंपल सा समझिए कि ग्राफ का आकार जो होता है परवलयाकार होता है, यानी पैराबोलिक होता है। यानी क्या होता है, ए ऑप्शन सही है। द्विघात समीकरण का आकार क्या होता है, पैराबोलिक होता है। 11th में पैराबोला जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगली सवाल है हमारी कि समीकरण निकाय इतना और इतना में y का मान बताइए। तो ये समीकरण निकाय को पकड़ना है हमें, ये निकाय है, निकाल लिख दिया है, तो निकाय हो, ठीक है। तो हमारा क्या है कि x/a इक्वल टू y क्या था, b था, और दूसरा इक्वेशन था ax प्लस by इक्वल टू a² + b²। ये दूसरा इक्वेशन था, और ये क्या है हमारा पहला इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पहले इक्वेशन से अगर x का मान निकालें तो वो क्या हो जाएगा, a/b/y, यही होगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले में पुट करने जा रहे हैं। तो दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, इसी मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ बोलेंगे कि x बराबर a/b/y रखने पर। तो अगर इसमें हम रख रहे हैं तो क्या आ रहा है बताइए, a/b/y प्लस b/y इक्वल टू a² + b²। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये a² b/y प्लस b/y इक्वल टू a² + b²। तो यहाँ y कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, a² b प्लस b बराबर a² + b²। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, a² + b² b, और यहाँ से a² + b²। ये इससे कट गया, तो यहाँ y का मान क्या आ गया, b, और y का मान b ऑप्शन कौन सा आपका सही है, वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। इस प्रकार से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा कि समीकरण x² - 4x + a के कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो a का मान बताइए। अगर किसी समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो उसका विविधकर क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी लेस देन क्या होता है, 0। तो यहाँ द्विघात समीकरण हमारा क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण हमारा क्या है, x² - 4x + a बराबर 0। अब ये जो हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, तो द्विघात के व्यापक इक्वेशन से। तो द्विघात का व्यापक इक्वेशन होता है ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर।
अगर हम इसका तुलना कर दें तो यहाँ पे हमें मान दिख रहा है क्या, a का मान दिख रहा है 1, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होता है, और b का मान -4 है, और c का मान क्या है, a है। इतनी चीजें हमें दिख रही हैं। तो अब क्या करेंगे, विविक्तिकर निकालेंगे इसका विविक्तिकर क्या होता है, विविक्तकर d जो होता है वो क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, तो ये तो होता है विविक्तकर। अब इसका कह रहा है कि मूल जो है वो वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो मूल वास्तविक नहीं है तो d क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए। d क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए। तो d < 0 को ही हम सॉल्व कर रहे हैं। d < 0 का मतलब है कि b² - 4ac < 0। तो b का मान कितना है, -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान यही है, a है। तो ये <0 हो जाएगा, यानी कि ये 16 - 4a < 0। अगर इसमें हम माइनस कॉमन लें या माइनस का गुणा कर दें -1 का, ये 4a - 16 होगा, और इनक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है माइनस का गुणा करने से। ये 4a > 16 हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, 4। a 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। और a 4 हमारा क्या है, बी ऑप्शन क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद बताइए। ये अनुक्रम जो है वो क्या है, समांतर श्रेणी में है, और ये अनुक्रम क्या है कि √2, 2√2, 3√2 ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसका ये एपी में है। तो 10वां पद बताना है, तो 10वां पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रथम पद देखिए, इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद बराबर है √2, क्या है, √2 है। सर्वांतर देखना होता है, सर्वांतर इसका d क्या है, तो ये और ये का अंतर मतलब 2√2 - √2 यानी कि √2। तो d भी इसका क्या आ गया, √2, और a भी क्या आ गया, √2। 10वां पद बताना है, यानी t10 हमें क्या करना है, बताना है। तो 10वां पद, तो हमें पता है कि इसका n वां पद का फार्मूला होता है। n वां पद का फार्मूला क्या होता है, Tn जो होता है वो होता है a + n - 1d। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे हम सवाल को लगाएं अगर, तो हमारा T10 निकालना है, क्या निकालना है, T10। तो T10 निकालना है, तो a का मान कितना है, √2 प्लस n का मान 10 - 1, ये √2। तो यहाँ देख रहे हैं कि √2 है, और ये क्या है, 9√2। तो ओवरऑल क्या हो गया, 10√2। लेकिन 10√2 इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, इसको और बनाने की जरूरत है। तो सोचिए कि ये 10 बाहर निकला होगा ना रूट से, तो रूट के अंदर रहा होगा तो कितना रहा होगा, 100। तो ये 2 गुणते क्या हो जाएगा, 100, यानी कि √200 जो है वो हमारा क्या होगा, 10वां पद होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है, √200 हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य बताइए। माध्य के लिए हमें क्या करना होता है, वही चीज कि वर्ग अंतराल, फिर क्या मध्यमान, फिर क्या बारंबारता, और फिर क्या करना होता है कि मध्यमान को xi से डिनोट करते हैं, इसको fi से, तो यहाँ xi और fi का गुणनफल लिखना होता है। इसके बाद क्या करना होता है, तो इसके बाद हमें करना होता है कि सारणी बनानी पड़ती है। तो आइए देखते हैं सारणी कैसे बनेगी। ठीक, तो पहला भर लेंगे हम वर्ग अंतराल 0 से 5 का, दूसरा है 5 से 10 का, तीसरा है 10 से 15 का, और चौथा है 15 से 20 का, और फिर क्या करना है, योग। चलिए योग करना है, भरते हैं। तो ये मध्यमान क्या होगा, 0 + 5/2 यानी कि 2.5, 15 यानी 7.5, 25 यानी 12.5, और 35 यानी 17.5। ठीक है,
और ये बारंबारता दिया है 2, 4, 6, 10। तो गुणा करेंगे तो 2.5 में 2 का गुणा करेंगे 5 आएगा। 7.5 का 4 गुना कितना होता है? तो 5 चौके 20 और 7 चौक 28, 2 30, 30 आ जाएगा। ये 12.5 का 6 गुना, 5 छक 30, 12 छक 72, 75। ठीक है, और 17 तो 175 हो जाएगा। अब यहाँ हमें क्या करना होता है? तो यहाँ हमें क्या करना होता है? बारंबारताओं का योगफल देखना होता है। तो ये तो क्या होगा? 6 4 10, 10 2 12, यानी कि ये 22। और ये जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो ये जोड़िए 35, 35 75 कितना होगा? 35 और 75, ये 5 दे देंगे 80, 80 3 110, 110 और जोड़ना है हमें क्या? 175। तो 200 एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा? 110 और 175 अगर जोड़ेंगे तो 285 आएगा, यही आएगा। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? समांतर माध्य ठीक है, तो वो क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे के सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे 285 बटे के कितना लाना है? 22। तो 22 से कम 22, तो 65 हुआ। 65 हुआ, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। 22 से कम 22, कितना बचा? 65। तो 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, अब 2 बार जाएगा तो फिर 9 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, मतलब 12.95। 12.95 हमारा क्या हो गया? ऑप्शन सही हो गया। मतलब इसका माध्य जो था ना सवाल का, तो 12.95 था। अगले सवाल पे चलेंगे। अगली सवाल क्या है कि त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में ए बी बटे डी और बी सी बटे एफ डी हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। तो ये दोनों समरूप होंगे यदि कौन सा एंगल बराबर होगा? तो जो भुजाओं का रेशियो दिया है उसके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए यस यस की कसौटी से। तो ये अगर हम त्रिभुज बना के देखें तो क्या होगा? एक त्रिभुज हम ये बना लिए और एक त्रिभुज क्या बना लिए? ये बना लिए। ठीक है, मान लीजिए ये वाला त्रिभुज का नाम है ए बी सी, इस वाले का नाम है डी ई। अब ये जो त्रिभुजों का रेशियो दिया है उसको पकड़िए। ए बी दिया है, क्या दिया है कि ए बी बटे के डी जो है वो किसके बराबर है? बी सी बटे के एफ डी के, यही चीज है ना। तो इसको देखिए कि ए बी क्या है? ए बी ये वाली भुजा है और इसकी डी भुजा क्या है? ये वाली है। चलिए दोनों लिख लिए। अब क्या है कि इसकी भुजा क्या करना है हमें? BC, तो BC ये वाली भुजा है। तो इसकी एफ डी भुजा क्या है? ये वाली है, DEF, ये एफ है। तो ये वाली भुजा है इसकी। अब ये यस यस की कसौटी अगर समरूप ये बोला है कि होना है तो यस यस की कसौटी चलती है ना। तो यस ए यस की कसौटी से अगर ये कसौटी हमें लगानी है तो जिन भुजाओं का रेशियो होता है उन्हीं के बीच का एंगल क्या होता है? बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा कि एंगल बी बराबर क्या होना चाहिए? एंगल डी के। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा एंगल बी और डी बराबर है। तो बी और डी हमारा लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो लास्ट ऑप्शन ये इसका क्या होगा? सही होगा। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे? सवाल को पकड़ लेंगे। सवाल बढ़िया था। साइड का रेशियो जिनका है उन्हीं के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, तब जाकर समरूप होगा। तो बी और डी बराबर होना चाहिए था इस हिसाब से। अगले सवाल पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। शीर्ष 0 4 0 0 और 3 4 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? उसके तीनों भुजाओं का योगफल। आइए देखते हैं। तो अगर हमें त्रिभुज का परिमाप बनाना है तो हमें भुजाएं चाहिए। अब भुजाएं चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक्स वाई क्या एक्सिस बनानी पड़ेगी। तो एक्स वाई एक्सिस कैसे बनाएंगे? आइए पहले हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, बन गया। अब वाई एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे बना लेंगे। ठीक,
ए एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें अगर हमें मूल बिंदु दिखाना है तो ये होगा 0 0। दूसरी बिंदु क्या होगी 0 4, 0 4 इधर कहीं होगी, और 3 0 क्या होगी इधर कहीं होगी। हो गई। तो यही तो त्रिभुज है। ये मान लीजिए ये एक्स अक्ष था और ये क्या था वाई अक्ष था। तो ये देखिए कि इन कोऑर्डिनेट को अगर हम मिला दें ना तो यही त्रिभुज की रचना हो गई। तो इस त्रिभुज की रचना हो गई। इसमें देख रहे हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है 3 होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी तो 4 होगी, और ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी तो ये क्या होगा 90 होगा। तो समकोण त्रिभुज अगर इसको इस भुजा को हम निकालें समकोण त्रिभुज में, ये इसका स्क्वायर होगा, यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 और 16 यानी कि 25 यानी कि 5। ये डिस्टेंस 5 निकल गई, ये 3 निकल गई, ये 4 निकल गई। अब है कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो कुल भुजाओं का क्या होता है योगफल होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम भुजाओं को देखें तो ये क्या है a है, ये क्या है b है, और ये वाली भुजा क्या है c है, जो कि क्या आया हुआ है 5 आया हुआ है। ये b 4 है और c क्या है a क्या है 3 है। तो अगर हम रखें तो 3 4 5 यानी कि 7 5 12। परिमाप कितना हो जाएगा 12। परिमाप कितना हो जाएगा 12। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये क्या है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल है कि 3 tan a = 4 है तो sec a का मान बताना है। ये सवाल कई बार आ रही है आपके सेट में कि 3 tan a बराबर 4 अगर है तो आपको sec a का मान बताना है। तो अगर ये 3 tan a बराबर क्या है 4 है तो इसको हम सॉल्व करेंगे ना। सॉल्व कर रहे हैं आइए। तो ये क्या हो जाएगा कि tan a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, tan a बराबर क्या होगा 4/3। तो हमें सेक पे जाना है। सेक a बराबर क्या होता है √1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, तो 1 + tan a का मान रख दीजिए 4/3 का होल स्क्वायर। तो 1 + 16/9, तो ये क्या हो जाएगा 25/9 यानी कि 5/3। तो सेक a बराबर क्या आ गया 5/3। 5/3 कौन सा ऑप्शन सही है देखिए, तो 5/3 हमारा ऑप्शन सही है डी। अब इस सवाल को क्या है एक ही तरीका है लगाने का, तो इस सवाल को हम एक और तरीके से लगा सकते थे, लाल बटे कक्का वाले तरीके से। तो लाल बटे कक्का वाले ये तो सरसंख्या का तरीका था, ये क्या था फर्स्ट तरीका था। ये क्या था फर्स्ट तरीका था फर्स्ट। अब सेकेंड तरीका हम लगाने जा रहे हैं। तो सेकेंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखिए, तो सेकेंड के लिए हमें क्या पता है कि tan a जो है ना वो क्या है 4/3 है। tan a क्या है 4/3 है। अब tan a का लाल बटे कक्का में होता क्या है देखिए, ये क्या होता है लाल बटे के a कक्का। यहाँ क्या लिख लेंगे tan। ठीक है, और हमें चाहिए कहा सेक। तो tan का क्या होता है लंब बटे आधार। तो अगर यहाँ हम ट्रायंगल बना लें, क्या बना लें ट्रायंगल बना लें। ठीक है, तो ट्रायंगल में क्या होगा, इसको अगर a मान लें तो a के सामने का लंब होगा ये आधार होगा, ये क्या होगा कर्ण होगा। तो लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है, कर्ण हम निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर क्या होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 + 16। तो कर्ण हो जाएगा √9 + 16। तो कर्ण हो जाएगा √25। तो k का मान क्या हो जाएगा 5। k का मान क्या हो जाएगा 5। अब k का मान 5 आ गया अगर, तो आप क्या करेंगे सेक a का मान निकालना है। तो सेक a क्या होगा सेक a जो होगा वो क्या होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, और कर्ण का मान 5 निकाल दिए और आधार का मान क्या है 3। तो सेक a जो हो जाएगा वो 5/3 हो जाएगा, जो पहले से ही हम 5/3 सही किए हैं। तो ये पहला मेथड है सरसमिका से, दूसरा क्या है त्रिभुज बना के। अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल है
कि यदि tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 5 है तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान बताना है। तो आइए देखते हैं, tan अल्फा प्लस अगर cot अल्फा ये मिला के क्या दिया है 5 दिया है और ये स्क्वायर वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसका वर्ग कर देंगे। इसका क्या करेंगे, वर्ग करने पर हमारे पास क्या था, सवाल ये था अब इसका हम क्या करने जा रहे हैं, वर्क करने जा रहे हैं। इस सवाल का हम वर्क करेंगे, तो वर्क करने पर क्या आएगा, tan अल्फा प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर अल्फा प्लस क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना ये, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 tan अल्फा cot अल्फा बराबर 25। यहाँ से अब दिख रहे हैं कि tan स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, ये 1 अपॉन क्या tan अल्फा इक्वल टू 25, तो ये इससे कट गया। तो tan स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर अल्फा बराबर 25 माइनस 2, तो tan स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर अल्फा बराबर 23। तो हमारा ऑप्शन जो हो गया वो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन जो हो गया वो कौन सा सही हो गया, 23। 23 नंबर 23 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 23 क्या दिया है, सी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि अगर साइन अल्फा बराबर कोसेक अल्फा है और थीटा जो है वो क्या है, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा है और थीटा क्या है 0 से π/2 के बीच का है, तो थीटा क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि अगर कहीं साइन थीटा बराबर क्या लिखा है, कोसेक थीटा, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या था, कोसेक थीटा था। तो हमें पता है कि साइन थीटा, कोसेक जो होता है 1 अपन क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा जो हो जाएगा वो प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है। लेकिन तो साइन थीटा अगर प्लस माइनस 1 है तो ऐसे हम देखेंगे कि साइन थीटा जो होगा वो 1 होगा और इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो होगा वो -1 होगा। तो साइन थीटा जो होगा 1 कितने अंश पे होता है, 90 अंश पे होता है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री को हम लिखते हैं क्या, π/2, ठीक है। तो उसमें π/2 है। आइए थीटा जो हो जाएगा ये -π/2 का मान हो जाएगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जानते रहिए, ठीक है। तो ये π/2 वाला ऑप्शन हमारा दिया है तो वो वाला सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी करना होता है क्योंकि स्क्वायर है तो 2 मान देगा, तो माइनस वाला भी जानते रहिए, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे चल के अगर ये सवाल आएगी तो -π/2 भी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर चांस रखेगा। लेकिन देखिए कि यहाँ पे देखिए ये बोला है क्लियर कि हमें कौन सा एंगल लेना है, 0 से π/2 के बीच का, क्योंकि वही हमारे 10th के सिलेबस में है। तो इसके अकॉर्डिंग जाएंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। क्योंकि π/2 जो है ना वो क्या है, 0 से पाई के बीच का है, 0 से π/2 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बराबर का साइन है तो π/2 आ जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको देख के इसको देखें तो -π/2 इसमें नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, वैसे भी गलत हो गया। लेकिन अगर ये दिया नहीं रहता, अगर ये आपको नहीं दिया रहता तो फिर दिक्कत आती, फिर ये भी ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन क्लियर बोला है कि 0 से π/2 के बीच का ही लेना है, या π/2 भी ले सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल क्या है कि यदि साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, तो इसका मान बताइए। साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या है, 0 है। अगर साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 है तो यहाँ से क्या हो सकता है, साइन थीटा बराबर cos थीटा हो सकता है। तो अगर इसको 1 मान लें तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा 1। तो tan थीटा अगर 1 है तो tan कितने अंश का मान है, 45 अंश का। तो थीटा का मान क्या आ गया, 45 अंश। अब हमें जो ज्ञात करना है उस पे चलेंगे, हमें जो ज्ञात करना है उस पे चलेंगे। हमें ये चीज दिया था तो इसे हम
क्या निकाल लिए, मान निकाल लिए। तो ज्ञात करना है उस पर चलेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि साइन 4 थीटा प्लस कास 4 थीटा, इसका मान बताना है। तो अगर इसका मान हम बताएं तो साइन क्या हो जाएगा 45 डिग्री का होल पावर 4 और कॉस 45 डिग्री का होल पावर 4। तो अगर हम साइन 45 अंश को देखें तो ये होता है 1/√2 का स्क्वायर, 4 है 4, और यहाँ पे क्या है 1/√2 का 4। तो 1/√2 का 4 क्या आएगा 1/4 आएगा, और ये भी 1/4 आएगा। तो 4 एलसीएम होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो 1/2 क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 1/2 कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन है। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल कह रहा है कि एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 है और O की वृत्त के केंद्र से दूरी क्या है 25 है। तो ये सब चीजें बतानी है। तो आइए देखते हैं कि त्रिज्या बतानी है। तो त्रिज्या हम कैसे बता लेंगे, ये हो गया आपका वृत्त। अब एक बिंदु इसके बाहर है, बाहर कोई बिंदु क्या है O है, बाहर इसके बिंदु क्या है कोई O है। अब यहां से ये स्पर्श रेखा खींचा और ये इसका ये गया, ठीक है, ये क्या हो गई रेडियस हो गई। स्पर्श रेखा कह रहा है कि O से खींचे हैं, मान लीजिए कि ये इसका केंद्र है C और ये P है। तो ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है 24 है और केंद्र से दूरी जो है वो क्या है 25 है। तो रेडियस हमें बतानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, एक कमी होती है। वो कमी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और सर्कल से जाती हुई कोई स्पर्श रेखा है और ये रेडियस है, तो ये 90 अंश होता है। ये क्या होता है 90 अंश होता है अगर ये त्रिज्या है और ये क्या है स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा क्या बनाती है 90 बनाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, ये आपको क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए था। अगर ये आपको पता है, इतनी चीजें अगर पता है, तो यहाँ पे हम सवाल को क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। सवाल में भी ये देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, ये स्पर्श रेखा है त्रिज्या है तो ये 90 होगा। अब ये 90 होगा तो आप समझ सकते हैं 90 के सामने का क्या होता है कोण होता है, तो ये कोण हो गया। इसको अगर थीटा मान लें तो इसके सामने का लंब, ये लंब हो गया। ये जो बचा हो क्या आधार हो गया। तो त्रिभुज में अगर चल रहे हैं, त्रिभुज ए किस त्रिभुज में चलेंगे, तो त्रिभुज किस में चल रहे हैं PCO में। PCO में अगर त्रिभुज किस में चले PCO में, इसमें क्या होगा कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो आधार का स्क्वायर प्लस क्या होगा लंब का स्क्वायर होगा। तो कर्ण हमारा क्या है, तो कर्ण है 25 का स्क्वायर, आधार क्या है 24 का स्क्वायर और लंब क्या है R स्क्वायर, ठीक। तो अगर इसको हम लेके चलें, अगर हम इसको लेके चलें तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और ये 576, 24 का स्क्वायर होगा प्लस R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 माइनस 576 होगा 576। 576 अगर घटाएं हम तो ये 49 आएगा। तो R क्या हो जाएगा √49, R का मान 7 आएगा। मतलब रेडियस कितनी आ गई 7। तो 7 हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 7 हमारा ए ऑप्शन सही दिख रहा है। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगली सवाल पे चलते हैं। कह रहे हैं कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा खींचा गया जिसके बीच का कोण 80 है, तो POA बताना है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इस त्रिभुज में बाहर बिंदु क्या है P है, इधर कहीं एक बिंदु है P, ठीक है। और इस P बिंदु से इस पे हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। ये स्पर्श रेखा हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया। ये P बिंदु था, इसका नाम A ले लीजिए, इसका नाम B और इसका नाम क्या हो गया O, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है कि ये PA और PB के बीच का जो एंगल है ये 80 डिग्री है। अगर इसको हम मिला दें ऐसे, ठीक है, ये पूरा क्या है 80 डिग्री है। और ये देखिए कि ये स्पर्श रेखा हो गई तो ये 90 होगा, अभी पिछले सवाल में आया था, ये भी क्या हो जाएगा 90, ठीक है। तो हमें जो पूछ रहा है वो ये वाला एंगल पूछ रहा है। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा,
तो ये वाला एंगल जितना ही होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। तो अगर हम चतुर्भुज ए ओ बी पी में चलें तो चतुर्भुज के अंदर के जो कोण हैं, कोण ए, कोण ओ, कोण बी और कोण पी, अंतर कोणों का योग 360 होगा। तो अगर ए को देखा जाए तो 90 है, ओ नहीं पता है, बी भी 90 है और सी क्या है 80 है, ये क्या 360 है। तो अगर कोण ओ देखा जाए तो 90 90 180, 180 में से मतलब 100 आएगा। तो कोण ओ क्या है 100 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर कोण ओ को आप 100 निकाल लिए, कोण ओ को क्या कर लिए 100 निकाल लिए, कोण ओ आपका 100 आ गया। तो ये देखिए कि ये ओ जो है ये पूरा कोण है ना, ये पूरा कोण क्या कर रहा है आधा आधा में बट रहा है। मतलब कि ए ओ पी या वो जो पूछा था पी ओ, क्या पूछा था पी ओ ए जो होगा वो कोण ओ का क्या होगा बाई 2 ना होगा, आधा होगा। ये 100/2, 100/2 यानी 50 डिग्री। तो 50 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। और 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो बी ऑप्शन सही दिख रहा है। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। अगले सवाल पे चलेंगे। अगली सवाल है कि आर त्रिज्या का एक वृत्त है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जो थीटा कोण है। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो ये तो आसान सवाल है, फॉर्मूला ही होता है। ये हो गया आपका। अब इसमें त्रिज्या बना लिए, इसमें क्या कर लिए त्रिज्या बना लिए। ये आर त्रिज्या थीटा कोण। तो आपसे कौन सा क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल आपसे यही वाला पूछ रहा है। ये वाला क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये तो फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में अगर हम रखें मान तो a बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला हो गया, लेकिन ये फार्मूला दिखेगा नहीं आपको। तो आपको क्या करना है कि ऊपर नीचे 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी 2 का गुणा करेंगे और 360 लिखेंगे। अब देखेंगे कि 2 पाई आर स्क्वायर थीटा और ये 360 क्या हो जाएगा 720। तो ये वाला ऑप्शन जहाँ दिख रहा है वो वाला सही होगा। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 720। हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा सही दिख रहा है, ये वाला। थीटा पहले लिख दिया है 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 320 720, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल कह रहा है कि एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेमी तथा उसकी लंबाई 20 सेमी है। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बताना है। मतलब है कि ये वाली सवाल बेलन से है। अब बेलन क्या है आपका ऐसा दिखता है, ये क्या हो गया बेलन। अब इस बेलन में आपको बोला है कि बेलन का क्या क्या दिया है व्यास। बेलन का क्या है व्यास कितना दे दिया, बेलन का व्यास देखिए, बेलन का व्यास ये होता है और फिर बेलन की हाइट, बेलन की हाइट कैसे निकालेंगे। तो बेलन की हाइट देखिए, ये लंबाई वो बोला है, लंबाई यहां से यहां तक होगी, ठीक है। ये कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर और ये व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर डी और ये एच हो जाएगा, ठीक है। तो डी अगर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस होता है डी का बाई 2, व्यास का आधा। ये क्या हो जाएगा 4 का बाई 2 यानी 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लिए और ऊंचाई निकाल लिए। तो बेलन के आयतन का फार्मूला पे आएंगे। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, बेलन का आयतन देखिए क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है v बराबर पाई, क्या होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आइए देखते हैं। अब इसमें मान रखेंगे। तो पाई आर का मान कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर और एच का मान कितना है 20, एच का मान कितना है 20। तो पाई तो रहबे करेगा और ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20, यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्या होगा क्यूब होगा। और ये कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है
डी ऑप्शन सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल है 17 नंबर की। आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कई बार आ चुका है, पिछले वाले सेट में भी आया था, और ये आप रट लीजिए, फार्मूला ही है 3πr²। अब 3πr² कैसे आता है उसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि आपका ये अर्ध क्या है, अर्धगोला मान लीजिए है, तो अर्धगोले में क्या होता है, ये वाला सरफेस भी होता है। अर्धगोले में क्या होता है, दो सरफेस, ये वाला सरफेस भी होता है, ये सर्कुलर होता है तो इसका क्या होगा πr²। ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा πr², 2πr² होता है, ठीक है। तो अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो देखते हैं, ये क्या हो जाता है 2πr² और πr², जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है 3πr²। तो 3πr² इसका क्या था, सी ऑप्शन क्या था, सही था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यिका वर्ग बताइए इसका। तो माध्यिका वर्ग के लिए हमें क्या करना होता है कि ये वर्ग अंतराल बनाना होता है, फिर क्या बनाना होता है, बारंबारता, फिर क्या, संचयी बारंबारता। ये तीन चीजें बनानी होती हैं, ठीक है। आइए बनाते हैं। तो पहली चीज हमें क्या देखनी है, भरते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 10 था, फिर क्या था 10 से 20 था, फिर क्या था 20 से 30 था, फिर क्या था 30 से 40 था, और फिर क्या था 40 से 50 था। यहाँ पे योग कर सकते हैं हम, ये पूरा हो गया, ठीक। बारंबारता कितनी थी, 2 थी, 8 थी, 12 थी, 18 थी, 10 थी, ठीक है। संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं, 2, फिर 8 में जोड़ते हैं 10, फिर 12 जोड़ते हैं 22, फिर ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और ये जोड़ेंगे तो 50। तो यहाँ से जो n का मान आता है, क्या आता है, ये जो n का मान आता है ये 50 ही हो जाता है, 50 हो गया। अब हमें माध्यिका वर्ग खोजने के लिए क्या देखना होता है, n/2 का मान। तो 50/2 अगर करें तो वो 25 आ रहा है। 25 किस संचयी बारंबारता में आएगा, तो वो आएगा 22 से बड़ा है तो 40 वाले में आ जाएगा। तो यहाँ से जाते हुए यहाँ जाएंगे तो 30 से 40 जो होगा, 30 से 40 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है, 30 से 40 जो होगा वो माध्यिका वर्ग होगा। ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है। अगले सवाल पे चलेंगे। अगली सवाल कह रहे हैं कि एक बारंबारता सारणी का माध्य और माध्यिका क्रमशः इतना और इतना है, माध्य और माध्यिका इतना इतना है, तो बहुलक बताइए। माध्य का मतलब माध्यिका है, ठीक है। तो बहुलक का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बहुलक जो होता है वो क्या होता है, 3 माध्यिका और 2 यहाँ पे क्या होता है माध्य। मतलब है कि ये हमारा फार्मूला होता है, ये क्या है, फार्मूला होता है। इस फार्मूला को लगाएंगे। अब इसमें देखिए कि हमें दिया क्या क्या है, तो हमें दिया है क्या, माध्य पहले दिया है, माध्यक बाद में दिया है। ये माध्य है, ये क्या है माध्यक। तो माध्य पहले है, माध्यक बाद में है, मतलब माध्यिका बाद में है। तो यहाँ पे 3 बाद वाली माध्यिका है यानी 35, और 2 अमाध्य पहले है यानी क्या था 30। तो ये क्या हो जाएगा 105, और ये क्या हो जाएगा 60 यानी 45। कितना हो जाएगा 45, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और 45 ऑप्शन कौन सा सही था, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता बताइए। कोई घटना निश्चित रूप से घटती है मतलब कि न घटने की संभावना नहीं है, तो उसके घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये पिछले सेट में भी सवाल था ऐसा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि 2024 का जो 5वां सेट था, इसके सारे क्वेश्चन को हम बड़े ही आराम से कर लिए। इसको बढ़िया से आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए।